नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है कोटा कैरियर पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है कि खुशहाल होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विसर्ग संधि प्रकरण, वर्ण व्यवस्था, संधि, ये सब पढ़ लेने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समास। तो देखिए, सबसे पहले समास किसे कहते हैं। बात करते हैं समास शब्द रचना की। तो संस्कृत में एक उपसर्ग होता है सम, एक धातु होती है अस और एक प्रत्यय होता है घय। सम, अस और घय, इन तीन विविध प्रकार के उपसर्ग, प्रत्ययों और धातुओं से मिलकर के निर्मित हुआ शब्द समास। देखिए, घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव पुल्लिंग होता है और इस घय का ये चला जाता है, घय चला जाता है, शेष भाग ए। जब भी आप घय प्रत्यय किसी धातु में जोड़ोगे तो धातु के प्रारंभ का जो स्वर होता है उस स्वर को जो है ए को आ हो जाएगा। प्रारंभ में यदि ए है तो उसको आ हो जाएगा। तो इस ए को हम आ करें तो होगा आस। घय का ए भाग शेष बचेगा ए, और इधर आपका उपसर्ग है सम। जोड़ दीजिए, शब्द बना समास। पुल्लिंग होने की वजह से समास है। तो ये तो है समास शब्द की रचना। अब बात करते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो सम का मतलब होता है ठीक प्रकार से, अस का मतलब होता है होना और घय का मतलब होता है भाव। तो दो या दो से अधिक पदों का एक साथ हो जाना या संक्षेप हो जाना, उसको हम कहते हैं समास। फिर जो समास की परिभाषा हमारे व्याकरण शास्त्र में है वो है समसनम समास है। वही बात सम प्लस असनम, यहाँ अलग अलग कर दोगे, सम असनम समास है। ठीक प्रकार से दो पदों का मिल जाना और इस प्रकार से मिलना कि उनमें विभेद नजर ना आए, उसको हम कहते हैं समास। और सामान्य तौर पर जो समास की परिभाषा वो होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षिप्तीकरणम समास है, यानी कि दो अलग अलग पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके और दोनों पदों को मिला करके संक्षेप कर देने से उसको हम कहते हैं समास। अब समास की आवश्यकता क्यों हुई कि भाषा जो समृद्ध रूप में है, आज की जो बोलचाल की भाषा है, उसको हजारों साल लगे। तो बहुत पहले मनुष्य ने जब केवल ध्वनि मात्र से ही बोलना सीखा था, ध्वनियों को जोड़कर शब्दों में बोलना सीखा, शब्दों को जोड़कर वाक्यों में बोलना सीखा और निरंतर नए शब्दों का निर्माण होता गया, नए वाक्यों का निर्माण होता गया। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि भाषा में विस्फोट की स्थिति बनी कि यदि निरंतर इसी प्रकार से नवीन शब्दों का, नवीन वाक्यों का निर्माण होता जाएगा तो भाषा की कोई मानक स्थिति नहीं रह जाएगी। और जब भाषा की कोई मानक स्थिति ही नहीं है तब आगे चलकर के भाषा का निर्माण कैसा होगा, किस प्रकार से लोग अपने भावों और विचारों को व्यक्त करेंगे। तो इसलिए हमारे बुद्धिजीवी बुजुर्गों ने सोच समझ करके एक कदम उठाया और भाषा को एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश की। तो उन्होंने समग्र भाषा का, शब्दों का, वाक्यों का, वर्णों का, स्वरों का, व्यंजनों का, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो उन्होंने संपूर्ण भाषा का अध्ययन करके और एक नियमावली बनाई। प्रत्येक मात्रा तक के लिए उन्होंने एक नियम निर्धारित किया और कह दिया, इस नियम से बाहर यदि आप कुछ करते हो तो वह भाषा के अंतर्गत नहीं होगा। उसको हम वर्तमान दौर में ग्रामर के नाम से पहचानते हैं और प्राचीन काल में उसको नाम दिया गया व्याकरण। व्याकरण का मतलब है कि भाषा को शुद्ध, परिष्कृत
रूप से निर्मित करना ही है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, परिभाषा उसमें जो है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से स्वरों का निर्धारण किया गया, व्यंजनों का निर्धारण किया गया, फिर संधि के नियम बनाए गए, तो हमारे जो है ऋषियों ने, मुनियों ने देखा कि कौन सी ध्वनि जो है एक साथ निकलने पर उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो बोलने के आधार पर उन्होंने नियम बनाए और फिर संधि का नियम। फिर उन्होंने देखा कि यदि हम एक बहुत लंबे वाक्य को ना बोल करके उस वाक्य को यदि हम सीमित कर दें, क्यों ना हम उसको संक्षेप कर दें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में उदाहरण है दाल और बाटी। अब यदि समास नहीं होता तो आपको हर जगह दाल और बाटी, दाल और बाटी, तो कहने का मतलब है कि इसमें हम एक व्यर्थ शब्द बोल रहे हैं। और जब इसमें हम व्यर्थ शब्द एक बोल रहे हैं तो न जाने हम लाखों करोड़ों व्यर्थ शब्द बोल रहे हैं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने सोचा कि क्यों न इस प्रकार का एक नियमावली बनाई जाए या इस प्रकार का कुछ अध्ययन किया जाए कि भाषा में लघुता लाई जा सके, गागर में सागर, कम बोल करके ज़्यादा समझा देना। उसी के उदाहरण है मुहावरे वगैरह आप जो पढ़ते हो। लेकिन सबसे जो प्रारंभिक स्टार्ट है वो है समास, कि ज़्यादा बात को संक्षेप कर देना। तो जब हमने और को हटाया तो हम सीधा बोलने लगे दाल बाटी। संस्कृत में देखिए, यदि मैं कहूं राज्ञ है, पुरुष है, गच्छति, ये एक सेंटेंस है। राज्ञ में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राजा का पुरुष गच्छति, जा रहा है, राजा का पुरुष जा रहा है। अब यदि समास नहीं होता तो व्यर्थ में ही हमें तीन शब्दों का, इस राज्ञ पुरुष है, दो अलग अलग शब्दों का हमें बोलना पड़ता। अब चूंकि समास है इसलिए हम क्या करेंगे, इस बीच की विभक्ति का हमने लोप किया और दोनों पदों को मिलाकर के संक्षेप में एक शब्द बना दिया और ये बन गया राजपुरुष। अब आपको बार बार राज्ञ है पुरुष है कहने की जरूरत नहीं है, राजपुरुष है गच्छति, और एक विभक्ति का एक अक्षर कम हुआ तो लघुता आती चली गई। और यही समास की परिभाषा है। और मूल रूप में कक्षा 9 और 10, 9th और 10th के विद्यार्थियों की समास के प्रति समझ को विकसित करने के लिए, यह समास वास्तव में होता क्या है, तो इतना जान लेना बहुत ज़्यादा है या बहुत आपके लिए सफिशिएंट है कि आप समास को इतना ही समझ लीजिए कि भाषा व्यर्थ में दीर्घता को प्राप्त ना करे, इसलिए समास की रचना की गई। तो ये तो सामान्य हमने पढ़ा कि समास की शब्द रचना क्या है, फिर हमने पढ़ा कि समास की परिभाषा क्या है, संक्षिप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संक्षिप्त कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार के आगे जो है आपके सिलेबस में, अच्छा समास होते कितने, ये भी देखिए एक बड़ा चर्चा का विषय है। व्याकरण में लाइन आती है समास है पंचधा, समास है पंचधा, यानी समास कितने माने गए हैं, 5। अब बहुत सारे बच्चों जो क्लास के अंदर हम देखते हैं जो समस्या आती है, वो कहते हैं कि साहब समास तो 6 होते हैं, बचपन से हम समास 6 पढ़ते आए हैं, फिर वो गिनाने लगते हैं विविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है ना, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। साहब ये 6 समास होते हैं। तो उसके लिए देखिए समास की रचना कैसे की गई। सर्वप्रथम पाणिनि जो है, पाणिनि से भी पहले कई वैयाकरण हुए, लेकिन अभी हमने पढ़ा कुल मिलाकर के हमारे ऋषियों मुनियों ने सोचा कि भाषा जो बहुत लंबी होती जा रही है, इसको सूक्ष्म करने के लिए उन्होंने रचना की समास की। फिर देखिए, अब समास की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पदों को मिलाकर आप क्या करोगे, संक्षेप। अब ये परिभाषा है 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के संक्षेप कर देना या उनका एक पद बना देना, इसको कहा जाता है समास।
सर्वप्रथम इस परिभाषा का निर्माण किया गया, भैया चलो ठीक है समास ये होगा। फिर उसके बाद में समस्या ये हुई कि आप दो पदों को मिला रहे हैं, दोनों पदों को मिलाया आपने, तो समस्या ये उत्पन्न हुई कि इस पद का अर्थ माने या इस पद का अर्थ माने, जो नवीन शब्द यहां पर जो नया शब्द बनेगा या नया पद बनेगा, उस नए पद में क्या हम पहले वाले पद का अर्थ मानेंगे या दूसरे वाले पद का अर्थ मानेंगे या दोनों का ही अर्थ मान लेंगे या दोनों का अर्थ नहीं मानेंगे? अर्थ ज्यादा प्रधान किसका होगा? कौन सा अर्थ ज्यादा प्रधान होगा? अब तो देखिए हिंदी में आप समझिए, राजा का पुरुष जाता है या जा रहा है। यहां एक शब्द है राजा, एक शब्द है पुरुष, बीच में हमने का लोप कर दिया, जिसको संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। इस का की जगह षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो बीच में से हमने क्या किया, का के, की, रा, रे, री, को, से, के, लिए, द्वारा, इन चिन्हों को हटा देते हैं हिंदी के अंदर। इनको हटा करके हमने दोनों को मिलाया, तो मिला करके बनाया आपका राजपुरुष जाता है। तो ध्यान देना, यहां दो शब्द थे, यहां एक शब्द था राजा और एक शब्द था पुरुष। दोनों अलग अलग संज्ञाएं हैं और अलग अलग व्यक्ति है। राजा एक अलग व्यक्ति है, जबकि राजा के यहां नौकरी करने वाला, उसकी शुश्रूषा सेवा करने वाला, यह कोई पुरुष विशेष है। तो अब जब ये नया पद बना राजपुरुष जाता है, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि राजपुरुष के अंदर ये राजा है या ये पुरुष है? ये राजा है या ये पुरुष है? क्या राजा और पुरुष दोनों हैं? क्या राजा और पुरुष दोनों ही नहीं है? तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए समासों को 5 भागों में विभक्त किया गया। जब आप इस शब्द को देखोगे, राजपुरुष जाता है, इसमें राजा कहीं नहीं है, जाने वाला कौन है? केवल पुरुष है। लेकिन वह पुरुष किसका है? वह राजा का है। तो कहने का मतलब इस राजपुरुष शब्द के अंदर राजा का भी अर्थ आ रहा है, पुरुष का भी अर्थ आ रहा है, लेकिन ज्यादा अर्थ जो है यहां क्रिया से आप जब पूछोगे भैया कौन जा रहा है, क्या राजा जा रहा है या पुरुष जा रहा है, तब उत्तर निकल करके आएगा वास्तव में जा तो पुरुष ही रहा है, राजा कहीं नहीं है। या मान लीजिए राजपुरुष की जगह मैं यहां पुत्र कर दूं, राजा का पुत्र खेल रहा है, दोनों को मिलाकर मैंने यहां किया राजपुत्र खेल रहा है, राजपुत्र खेलता है। अब बताइए, बच्चों की भीड़ में एक बच्चा है जो कि राजा का पुत्र है, तो वास्तव में खेल जो रहा है वहां पर वह पुत्र खेल रहा है या राजा खेल रहा है? तो वह पुत्र खेल रहा है। लेकिन क्या केवल पुत्र खेल रहा है? जी नहीं, वह पुत्र विशेष है और राजा का पुरुष, राजा का पुत्र है। तो जब हम संपूर्ण पद में अर्थ निकालेंगे तो राजा अपना अर्थ दे रहा है, लेकिन साइलेंट थोड़ा अर्थ दे रहा है, और जो खेलने वाला वास्तव में पुत्र। तो अब ये हो गई अर्थ प्रधानता की बात कि कौन से पद का अर्थ प्रधान होगा और कौन से पद का अर्थ अप्रधान होगा। तो जब इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए समास में क्या किया गया, तो देखिए हम पढ़ते हैं समास है पंचधा। समास कितने होते हैं? 5 समास होते हैं। समास है पंचधा। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे रखा गया प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है, इस प्रकार से। तो सबसे 1 नंबर पे जो आता है वह आता आपका अव्ययी भाव समास। और इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें आपको बताया गया कि आप 2 पदों को मिलाओगे और 2 पदों को मिलाने के बाद में जो नवीन पद बनेगा, उस नवीन पद में अर्थ प्रधान किसका होगा? पूर्व पद का। इसके लिए आपको जानना आवश्यक है, नाम दिया गया, पहले पद को संस्कृत व्याकरण में नाम दिया गया पूर्व पद, बाद वाले को नाम दिया गया उत्तर पद, दोनों को मिलाकर के जो शब्द बनता है उसको नाम दिया गया समस्त पद। तो देखिए
ये एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, यानी कि दो शब्द मिलेंगे, उनमें जो पहले वाला होगा उसको पूर्व पद कहेंगे, बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे। दोनों को मिलाकर नया जो समास बनेगा, समास युक्त जो पद होता है उसको समस्त पद कहते हैं, वह समस्त पद कहलाएगा। अब देखो, अव्ययी भाव समास, ये नाम दिया गया और नाम देकर, इसमें भी एक रीजन, अव्ययी भाव का मतलब अव्यय हो जाने का भाव, और अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो, बदलता ना हो, परिवर्तित ना होता हो, उसको हम कहते हैं अव्यय। हिंदी में कहते हैं अविकारी, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना आए। जैसे राम, संस्कृत में राम शब्द है, उसमें अनेक विकार आते हैं। राम से रामो, रामः, रामम बन जाएगा, रामेण बन जाएगा, रामात बन जाएगा, रामयो बन जाएगा, रामेशु बन जाएगा। लेकिन एक शब्द है कुत्र, आपने कभी नहीं देखा होगा कुत्र को कुत्रो बनता है, कुत्रश्य बनता है, नहीं। तो इस प्रकार के शब्द जिनका निर्माण केवल एक बार हुआ और आज तक उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनको हम कहते हैं अव्यय। तो अव्यय का मतलब होता है नो चेंज। तो जब भी ऐसा समास होगा कि जो दो पदों के बाद में जो नया पद बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर उसमें भाव आएगा अव्यय का। तो अव्यय का भाव आ जाने के कारण नाम दिया गया उसको अव्ययी भाव समास। तो देखिए, पढ़ते हैं एक बार। अव्ययी भाव समास का जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जब दो पदों को मिलाकर आप एक नया पद बनाओगे तो अर्थ पहले वाले पद का ही आएगा। फिर देखिए, अव्ययी भाव समास का नियम बनाते समय कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई। यहां अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था, कुछ बातें बता दी गई। तो सामान्य में यदि आपको बताऊं कि कोई उपसर्ग या कोई अव्यय किसी संज्ञा पद से मिलता है, यद्यपि संज्ञा पद से मिलता है, और जो नवीन पद बनेगा उस नवीन पद में अर्थ ज्यादा प्रधान किसका होगा, या तो अव्यय का या उपसर्ग का। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, एक उपसर्ग होता है उप और एक संज्ञा पद है गंगा, दोनों को मिलाकर हमने किया उपगंगम या उपगंगम, यह शब्द बना। अब जो उप होता है, उप का मतलब होता है समीप, और गंगा एक नदी है, तो कहने का मतलब दोनों का गंगा नदी के पास रहता हूं, उपगंगम वसामि। ये लीजिए, ये सेंटेंस बन गया, उपगंगम वसामि। तो यहां दो शब्द थे हमारे पास, एक था उप, एक था गंगा, दोनों को मिलाकर हमने शॉर्ट कर दिया उपगंगम। अब कोई हमसे पूछे कि साहेब उपगंगम शब्द के अंदर उपगंगम का मतलब क्या, किसी व्यक्ति ने कहा कि अहम उपगंगम वसामी, मैं गंगा के पास रहता हूं, तो इसका क्या मतलब है, वो गंगा में रहता है या गंगा के पास रहता है। तो दो ही शब्द आपके पास, गंगा और पास। तो अर्थ किसका ज्यादा प्रधान है, आप उस व्यक्ति को ढूंढने जाओगे तो गंगा में डुबकी लगा के तो ढूंढोगे नहीं कि साहब वह कह के गया है कि आई एम लिविंग नियर बाय गंगा। तो गंगा के पास में रहता हूं तो गंगा में डुबकी लगाकर ना ढूंढने की बजाय आप इस शब्द पे ध्यान दोगे, इसकी प्रधानता ज्यादा है, और आप उसको गंगा के पास कहीं ढूंढोगे और वह व्यक्ति आपको नजर आएगा। लिखा रहता है नियर बाय पोस्ट ऑफिस या नियर बाय बीएसएनएल ऑफिस, तो आप ऐसा तो नहीं है कि अगले व्यक्ति को जो है बीएसएनएल ऑफिस में जाकर के ढूंढोगे, पोस्ट ऑफिस में जाकर के ढूंढोगे। अगले ने लिखा है नियर बाय, पास में रहता हूं, तो उस शब्द प्रधान कौन हुआ, वो पोस्ट ऑफिस तो केवल निशानी मात्र है कि उसके पास में कहीं वह व्यक्ति रह रहा है जहां आपको ढूंढना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उप और गंगा जब दोनों को मिलाया गया तो जो पहला पद है उप, इस उप का अर्थ प्रधान है। उप का प्रधान होने के कारण यह बात यहां निकल करके आती है कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा ही यही है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव है। दूसरा, एक स्थिति आपको ऐसी दी गई कि जब भी दो पद मिलेंगे और जो नया पद बनेगा उसमें उत्तर पद अर्थ प्रधान हो तो उसका नाम दे दिया गया साहब, वो तत्पुरुष कहलाएगा। प्रायेण उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष है, इसकी भी परिभाषा दी गई। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि राजा का पुत्र खेलता है, तो वास्तव में वहां पुत्र ही खेलता है। फिर तीसरी परिभाषा यह बनाई कि ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना दूसरा पद प्रधान होगा, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। तो चार स्थितियां बनी। मूल रूप से यदि कोई कहे कि वास्तव में
कोई व्याकरण का जानकार व्यक्ति है या किसी के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि कभी समास हम 6 पढ़ते हैं, कोई आकर के 5 बता जाता है, कोई आकर के क्या बता जाता है, कोई आकर के क्या बता जाता है, वास्तव में समास होते कितने हैं? तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि वास्तव में समास 4 ही प्रकार के होते हैं। 5वां तो एक अलग प्रकार बना दिया गया कि कोई त्रुटि न रह जाए इस वजह से। तो देखो, सिचुएशन नंबर 1, 2 पद मिलेंगे। सिचुएशन नंबर 2, समास में कम से कम 2 पद मिलते हैं। सिचुएशन नंबर 3, समास में कम से कम कितने पद मिलेंगे? 2। और सिचुएशन नंबर 4, अब इसको आप इस प्रकार से समझिए कि 2 या 2 से अधिक पदों को हमने मिला करके यहां क्या बनाया हमने? समस्त पद। इस समस्त पद में पूर्व वाले का अर्थ ज्यादा हो, पूर्व वाले का अर्थ क्या हो? अधिक हो या प्रधान हो, उसको नाम दिया गया अव्ययी भाव। उदाहरण आप एक याद रख सकते हो, उप और गंगा 2 शब्द थे, तो इसको मिलाकर के हमने बनाया उपगंगम। और उपगंगम का वास्तव में अर्थ होता है गंगा के पास या गंगा के समीप। तो जब आप किसी व्यक्ति को ढूंढने जाओगे तो गंगा तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस उपगंगम शब्द में गंगा शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। जी नहीं, अर्थ है, लेकिन इस उप से थोड़ा कम है, क्योंकि ढूंढने वाले को आप गंगा में न ढूंढ करके पास में ढूंढोगे तो गंगा तो केवल सहारा मात्र है। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी उसका नाम दे दिया गया अव्ययी भाव समास। और यही बात इसी को संस्कृत में लिखा है, प्रायेण पूर्वपद प्रधानो अव्ययी भावे है। उसके उस लाइन से आपको मतलब नहीं है। नंबर 2 देखिए, 2 पद मिलेंगे, मिलकर के क्या बनेगा? समस्त पद। और समस्त पद जब बनेगा तो यहां इस समस्त पद के अंदर अर्थ किसका होगा? उत्तर पद का। उत्तर पद का अर्थ क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे राज्य है, पुरुष है, दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? राजपुरुष है। वास्तव में यदि मैं आपसे कहूं, देखो बच्चों, राजपुरुष जा रहा है, तो वहाँ उस रास्ते में चलने वाला जो व्यक्ति होता है, वहाँ राजा कहीं नहीं होता है, वह केवल पुरुष मात्र होता है। अब उसकी निशानी यह है कि वह पुरुष किसका है? वह राजा का है। वह राजा का एक भृत्य है, राजा का एक सेवक है जो जा रहा है। तो इसके अंदर जो आपका अर्थ है वह अर्थ पुरुष का प्रधान है। तो इस कारण इसका नाम हो गया तत्पुरुष। तस्य पुरुष है तत्पुरुष है। तीसरी स्थिति जो बनी, तीसरी स्थिति कौन सी है? वह तीसरी स्थिति यह है, अब देखिए, एक में पूर्व पद प्रधान बता दिया गया, एक में उत्तर पद प्रधान बता दिया गया। अब तीसरी स्थिति यह है कि ना तो इसका अर्थ ज्यादा ना इसका अर्थ कम, दोनों टक्कर के शब्द होंगे, दोनों बराबर अर्थ देंगे। पद से पद मिला, समस्त पद। इस समस्त पद के अंदर दोनों प्रधान। देखिए, किसी बच्चे ने कहा मैं दाल और बाटी खाऊंगा, तो इस शब्द का कह देने जैसे इस शब्द का कह देने से दाल और बाटी खाऊंगा, तो क्या बच्चा केवल बाटी बाटी खाएगा, दाल नहीं खाएगा? क्या दाल दाल ही खाएगा, बाटी नहीं खाएगा? समय का पहिया दिन रात चलता है, तो क्या रात में विश्राम करता है, रुक जाता है, या केवल बस रात रात में चलता है, दिन में विश्राम करता है? जी नहीं। तो ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां बराबर का अर्थ हो, जहां पदों में बराबर का अर्थ हो। राम और श्याम खेल रहे हैं। जब आपने यह सेंटेंस कहा और आपने बीच में से और को हटाया और कहा राम श्याम खेल रहे हैं, राम श्याम इधर आओ, तो दोनों आएंगे। राम श्याम खेल रहे हैं तो दोनों खेल रहे हैं। तो कुछ पदों में जो संक्षेप इस प्रकार से होगा कि जैसे राम है च श्याम है च, दो अलग अलग व्यक्ति है, राम है च श्याम है च, दोनों को मिलाकर के आपने कर दिया राम श्यामो।
तो राम श्यामों का मतलब राम भी है और श्याम भी है, कि राम श्याम खेल रहे हैं, इसका मतलब केवल श्याम नहीं खेल रहा है, केवल राम नहीं खेल रहा है, दोनों पदों का बराबर अर्थ है। तो पहली स्थिति यह बनी कि पहले वाले पद का ज्यादा अर्थ आएगा, दूसरी स्थिति यह बनी कि दूसरे वाले पद का अर्थ ज्यादा दिखाई देगा, तीसरी स्थिति यह बनी कि दोनों पदों का बराबर अर्थ निकलेगा, और चौथी स्थिति यह बनी कि जब हम दो अलग अलग पदों को मिलाएंगे और मिलाकर के हम समस्त पद बनाएंगे तो उस समस्त पद के अंदर कोई तीसरा पद अपना अर्थ देगा, यानी कि ना पहला पद अपना अर्थ देगा ना दूसरा पद अपना अर्थ देगा, इन दोनों पदों से अर्थ का कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बच्चा परेशान है, परेशान बच्चे को किसी सन्यासी ने कहा जाओ गजानन की पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। वह बच्चा घर आया, घर आकर के उसने दो शब्द देखे, गज आनन। आनन का मतलब होता है मुख और गज का मतलब होता है हाथी। सन्यासी ने कहा था कि गजानन की पूजा करो तुम्हारा कल्याण होगा। अब वह बच्चा भ्रमित हो गया कि मैं गज की पूजा करूं या आनन की पूजा करूं, तो क्या पूजा करने के लिए मैं पूरा हाथी उठा लाऊं या केवल हाथी का सर काट के लाऊं, आखिर में करूं क्या? तो किन्हीं बुजुर्गों से पूछा, गांव मोहल्ले में सबसे पूछा, तो जाकर के किसी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने बताया कि ना तो आपको हाथी लाना है बेटा और ना आपको हाथी का मुख लाना है, आपको ऐसा एक देव लाना है या ऐसे एक देव को आराध्य बनाना है जिसका मुख हाथी जैसा हो। तब इसका अर्थ निकल करके आया, ओ माय गॉड, मुझे तो गणेश की पूजा करनी है, मुझे तो गणेश की पूजा करनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां समास दो पदों में हुआ है, एक गज एक आनन। ना तो यहां हाथी का कोई मतलब है और ना यहां मुख का कोई मतलब है। गज आनन को मिला देने से किसी तीसरे पद का मतलब है जिसको हम कहते हैं गणेश। दशानन मारा गया, एक शब्द है दशानन। अब दशानन में 10, तो 10 मारे गए या आनन, आनन का मतलब होता है मुख मारे गए। ना तो 10 मारे गए ना मुख मारे गए, 10 मुख थे जिसके या 10 है मुख जिसके ऐसा वह। तीसरा अर्थ हुआ रावण। कौन मारा गया? रावण मारा गया। तो देखिए गज और आनन दोनों को मिलाया और शब्द बना गजानन। तो इस शब्द में ना तो पहले पद का अर्थ है और ना ही दूसरे पद का अर्थ है। उम्मीद यह करता हूं मैं कि समास वास्तव में होता क्या है यह बच्चों को ठीक ठीक प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक्चुअल के अंदर व्याकरण में हुआ क्या था, सबसे पहले पाणिनि आए, उसके बाद में कात्यायन आए और उसके बाद में पतंजलि आए। तीनों के अंदर 150, ये 550, ये फिर आपका 300, ये आपका 150, तीनों के अंदर 150 साल का अंतर है। और सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो माना जाता है वह पतंजलि को माना जाता है। इसका कारण यह है कि पाणिनि ने कुछ गलतियां की तो उनको सुधारा कात्यायन ने, कात्यायन ने और पाणिनि दोनों ने कुछ गलतियां की तो उसको सुधारा पतंजलि ने, और पतंजलि के बाद में सुधारने वाला कोई आया नहीं तो यहां सीमित हो गई। तो पतंजलि को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो इस प्रकार समाज की रचना हुई ये एक दिन में नहीं, ये निरंतर मंथन चलता गया, मंथन चलता गया। तो एक ने सबसे पहले सोचा यार क्यों ना मैं शब्दों को मिलाकर संक्षेप कर दूं, फिर दूसरे ने सोचा होगा नहीं नहीं दोनों पदों को मिला देते हैं तो इसमें पहले का ही अर्थ होगा, फिर किसी ने सोचा होगा नहीं नहीं कभी कभी देखो ऐसा एक शब्द है जिसमें दूसरे का अर्थ ज्यादा आ रहा है, फिर किसी ने सोचा होगा या मान लीजिए पाणिनि ने ही ऐसा सोच लिया होगा कि नहीं नहीं कभी कभी तो ऐसे शब्द निकल करके आते हैं जिनमें दोनों का अपना अर्थ है और कभी कभी ऐसे शब्द निकल करके आते हैं जिनमें दोनों का ही अर्थ नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम दो पदों को मिलाएंगे तो इन 4 स्थितियों से ज्यादा स्थिति कोई हो नहीं सकती कि या तो पहला या दूसरा या दोनों ही नहीं, इन 4 के अलावा 5वीं कोई स्थिति ही नहीं है। तो देखिए अब समास कितने प्रकार का हुआ आपके? 4 प्रकार का। फिर भी
चूंकि संस्कृत एक मनोवैज्ञानिक भाषा है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि शेष ना रहे, इसके लिए पांचवें एक समास की और रचना की गई और उसका नाम कुछ नहीं रखा गया। यहां आप ध्यान दीजिए, नाम बकायदा नाम दिया उन्होंने कि जब भी आपको पूर्व पद प्रधान नजर आएगा आप उसको नाम से पुकारोगे और उसका नाम होगा अव्ययी भाव। जब भी द्वितीय पद प्रधान होगा आप उसको एक नाम दोगे और आप उस समास को पुकारोगे तत्पुरुष के नाम से। जब भी दोनों पदों का अर्थ अपना अपना बराबर होगा उसको एक नाम दिया गया द्वंद्व, आप उसको द्वंद्व समास के नाम से पुकारोगे। और जब भी दोनों पदों का अर्थ प्रदान ना होकर के किसी तीसरे पद का अर्थ प्रदान होगा उसको नाम दिया गया बहुव्रीहि, आप इसको बहुव्रीहि नाम से पुकारोगे। अब पांचवा एक समास रचा गया और ऐसा कह दिया गया कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। ये लाइन आती है व्याकरण में जिसका मतलब होता है संज्ञा का मतलब नाम, कोई विशेष नाम नहीं है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, उस समास का कोई नाम नहीं है। यदि इतना हो जाने पर भी कोई आपको समास नजर आ जाए तो भैया वो समास है। कौन सा समास है किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका हमने कोई नाम नहीं रखा है, वह केवल समास है। आगे चल करके उसका नाम केवल समास रख दिया गया, जबकि केवल कोई नाम नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, उसका कोई नाम नहीं होगा, वह केवल समास होगा। और समास का मतलब कि दो पदों को मिलाकर के संक्षेप होगा, लेकिन नाम क्या होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा। तो ये 5 प्रकार के समास हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंदर। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास और पांचवा केवल समास। अब वीडियो देखने वाले बच्चों के दिमाग में एक आएगा, सर कर्मधारय समास कहां गया, द्विगु समास कहां गया, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है और बचपन से हमें पढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब होता क्या है देखिए, ये जो आपका तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, इसके अंदर उत्तर पद प्रधान है। अब उत्तर पद प्रधान है तो नाम क्या है इसका, तत्पुरुष। याद रखिए उत्तर पद प्रधान होगा तो नाम होगा तत्पुरुष। अब उन्होंने क्या किया, इसी तत्पुरुष समास के अंदर भेद डाल दिए कि इसका जो पूर्व पद होगा ना, पूर्व पद, उत्तर पद तो प्रधान होगा लेकिन पूर्व पद में एक डाल दिया कि अगर पूर्व पद विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि उत्तर पद की विशेषता प्रकट करेगा, तो उसी तत्पुरुष को हम कहेंगे कर्मधारय। क्या कहेंगे, कर्मधारय। बहुत समय तक तो इसको कर्मधारय तत्पुरुष कहा जाता था। अभी तक गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 10 साल 15 साल पहले तक इसका नाम बकायदा कर्मधारय तत्पुरुष आता था, लेकिन अभी हिंदी के अंदर कुछ सिर्फ कर्मधारय समास आता है, यानी कि यह विशेषण वाला तत्पुरुष है। अब जैसे हमने उदाहरण पढ़ा ना, राजपुरुष है, राजा का पुरुष जा रहा है। अगर मैं इसकी जगह कह दूं काला सांप जा रहा है, तो वास्तव में जा कौन रहा होता है, सांप ही जा रहा होता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह पीला सफेद नहीं है, वह कैसा है, काला है। तो कर्मधारय समास का मतलब कि इस तत्पुरुष समास के अंदर पहला पद जब विशेषण बन जाए तो उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। फिर कर्मधारय समास का एक और भेद डाल दिया गया कि कर्मधारय का एक भेद होगा द्विगु। और अंतर क्या होगा कर्मधारय और द्विगु में, कि कर्मधारय में भी पहला पद विशेषण होगा, द्विगु में भी पहला पद विशेषण होगा, लेकिन द्विगु में जो विशेषण होगा वह संख्या होगा। दो सांप जा रहे हैं तो विशेषता तो है लेकिन संख्या के रूप में। तो जब भी ये विशेषता संख्या के रूप में आएगी तो उस कर्मधारय का नाम द्विगु हो जाएगा बस। अब उसको हम कर्मधारय नहीं कहेंगे, अब उसको हम कहेंगे द्विगु। तो कहने का मतलब द्विगु और कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष ही है, तत्पुरुष के ही भेद है। आप इसको कर्मधारय तत्पुरुष बोल सकते हो, आप इसको द्विगु तत्पुरुष बोल सकते हो, क्योंकि यही तत्पुरुष यही तत्पुरुष यही तत्पुरुष। तत्पुरुष की एक ही परिभाषा है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये है आपका समास, समास के भेद। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। उम्मीद करता हूं कि समास से संबंधित किन्हीं बच्चों के दिमाग में यदि कोई कंफ्यूजन चला आ रहा हो तो आज उसका निस्तारण हो गया होगा। धन्यवाद।